डीग जिले से जुड़ी हुई एक नहर परियोजना है, उसके बारे में बताता हूँ। इसके क्वेश्चन अक्सर आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ जो पेपर आपके हुए हैं राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसमें आपका एक एग्जाम हुआ था राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती। उस स्टेनोग्राफर भर्ती में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था कि भाई जो ये नहर परियोजना है ना, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस नहर परियोजना का उद्गम राजस्थान में कहाँ से होता है, इस तरह से है। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन भी रिपीट करूंगा एक दोबारा। नहर परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो नहर परियोजना है ये आपकी गुड़गांवा नहर परियोजना है। कौन सी? गुड़गांवा नहर परियोजना। इसी का दूसरा नाम है पश्चिम यमुना लिंक नहर परियोजना। कौन सी भाई? पश्चिम यमुना लिंक नहर परियोजना। क्योंकि गुड़गांव के यानी हरियाणा के पश्चिम से ये निकल रही है, और पश्चिम में कौन सा आपका आता है भाई? फरीदाबाद। फरीदाबाद आपका पश्चिम में आता है हरियाणा के में, तो वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, तो इसीलिए इसको बोल दिया पश्चिम यमुना लिंक नहर परियोजना। सर इसका जो ये नहर परियोजना है सर, ये क्या है? तो भाई ये एक संयुक्त नहर परियोजना है दोनों राज्यों की, यानी कि हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त नहर परियोजना है, संयुक्त नहर परियोजना है। ठीक है भाई। इसके बारे में आप देखेंगे कि सर पहले डीग जिला बनने से पहले इसका फायदा जो मिलता था वो आपके भरतपुर जिले को मिलता था केवल, लेकिन अब भरतपुर जिले को खत्म होकर डीग जिले को मिलता है। डीग जिले को क्यों मिलता है? क्योंकि ये नहर का पानी जो प्रवेश करता है वो आपका करता है जुरेरा कस्बे से, और जुरेरा कस्बा कामा डीग जिले के अंदर, कामा इसका उपखंड है, जुरेरा कस्बा है, तो यानी तहसील भी है जुरेरा, और कामा भी तहसील है। और उपखंड कौन सा है आपका? कामा। कामा उपखंड के जुरेरा तहसील में डीग जिले के अंदर इसका प्रवेश होता है। इसकी अगर हम विकसित की बात करें कि भाई ये जो नहर परियोजना है कौन सी नदी पर विकसित की गई है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, पश्चिम यमुना। ठीक है, पश्चिम यमुना लिंक नहर योजना, तो नदी का सीधा सीधा नाम आ जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी पर ये आपकी विकसित की गई है। कि सर इसका पानी कहां से छोड़ा जाता है, मतलब यमुना के किस हेड से छोड़ा जाता है या कहां से छोड़ा जाता है? तो भाई ये आपका उद्गम जो है ना, इस नहर का उद्गम क्षेत्र वो आपका है ओखला हेड, यानी कि ओखला एक जगह है भाई दिल्ली के अंदर। ठीक है, उस ओखला क्षेत्र से, उसके पास से यमुना नदी निकलती है, तो वहां पर ये परियोजना जो आपकी है विकसित की गई है। और वहां का जो ओखला हेड है ना, वहां से इसका यानी कि जो दरवाजा होता है ना, हेड भाई परियोजनाओं में बड़े बड़े दरवाजे होते हैं बांधों के, तो उन बांधों से जो नहर निकलती है उसको हेड बोला जाता है। तो उस हेड से ये ओखला हेड से आपका निकलती है। सर अगर इसकी बात करें तो इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो 58 किलोमीटर। कितनी? 58 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है भाई। सर इसका निर्माण कब शुरू हुआ? 1966 में इसका निर्माण हुआ भाई, और 1985 में इसका निर्माण खत्म हो गया, यानी कि बनकर ये तैयार हो गई। तो ये मुख्य फैक्ट्स हैं आपके जो याद रखने। मैंने आपको अभी रिपीट किया था कि एक क्वेश्चन राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में आया था, वो यही आया था कि सर इस नहर परियोजना का उद्गम क्षेत्र राजस्थान के लिए कौन सा है? तो ओखला हेड है भाई, नोट कर लेना कौन सा है, ओखला हेड, ये आपको याद रखना है। कला और संस्कृति के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि भाई डीग में कला और संस्कृति किस प्रकार की है। तो सबसे पहले कला और संस्कृति में हम देखेंगे भाई डीग के महल। डीग के महल, ठीक है भाई, डीग के महल, इनका निर्माण राजा सूरजमल ने कराया। किसने कराया भाई? राजा सूरजमल। तो भाई अभी मैंने जैसा कि आपको पीछे ही पढ़ाया था, जाटों का प्लेटो, सॉरी जाटों का प्लेटो। और क्या नाम पढ़ाया था भाई? अफलातून, अफलातून राजा। ठीक है भाई। एक और मैंने पढ़ाया था आपको, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, पूर्व का बेफिक्री राजा। कौन सा भाई? पूर्व का बेफिक्री राजा। देखिए भाई ये जो डीग है ना भाई आपका, ये ब्रज व मेवात आंचल से घिरा है भाई, याद रखना, ब्रज व मेवात आंचल से घिरा हुआ है। कुछ हिस्सा भरतपुर का भी इसमें आ जाता है। डीग के महलों का क्या भाई? डीग के महलों का जो जलापूर्ति होती है किस नदी से? रूपा की रेल बना दी थी, उसी से जलापूर्ति हो जाती है रूपा रेल नदी से। ठीक है। इसमें दो कुंड है डीग के महलों में, दो भवन है। एक तो आपका है नंद भवन, ठीक है भाई, नंद भवन में उड़ रही गुलाल, देखो देखो मेरा कान्हा रंग लगावे। दूसरा आपका मोस्ट है सूरज महल, सूरज महल। ठीक है भाई। ये दो महल फेमस है जो आपके अक्सर राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो
आरपीएससी हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, क्लर्क एलडीसी भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान पुलिस हो, जो भी है उसमें ये पूछे जाते रहे। एक छतरी है, राजस्थान में छतरियां भी अक्सर पूछी जाती हैं। वो नहीं बरसात में आजा मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, वो वाली छतरी नहीं। राजा महाराजाओं की छतरी जो पत्थर से निर्मित है, जैसे कि अपनी अलवर की मूसी महारानी की छतरी है, 8 खंभों से निर्मित आपकी मेवाड़ की महाराणा प्रताप की छतरी है, या फिर यहाँ पे भी एक छतरी मिलती है जिसका नाम है खांडेराव होलकर की छतरी। ये याद रख लेना भाई, खांडीराव होलकर की। सर खांडीराव नाम कुछ अजीब लग रहा है ना, जाटों से मिलता जुलता नाम नहीं है सर, कुछ अजीब है। क्या अजीब है? खांडीराव तो सर ऐसा लगता है जैसे कोई मराठा हो। हाँ भाई, ये मराठा सेनापति थे भाई। कौन थे? मराठा सेनापति। तो सर ये मराठा सेनापति तो महाराष्ट्र की साइड में होते थे, सौराष्ट्र की तरफ, ये यहाँ क्या करने आए थे? तो भाई आपको पता होगा, जब आप इतिहास पढ़ोगे ना, तो भरतपुर के जाटों और मराठों में बहुत युद्ध हुए। उसी एक युद्ध का नतीजा था मराठा सेनापति खांडीराव होलकर, जो कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे डीग के अंदर युद्ध करते हुए। और उसी के कारण फिर उसमें बाद में क्या है कि यहाँ पे इनकी स्मारक छतरी बना दी गई थी। अच्छा भाई, एक चीज याद रखना, जाट रियासत की, जाट रियासत, भाई इस जाट रियासत में दो तरह के जाट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो तरह के जाट कौन से साहब? एक तो आपके सिनसिनवार, सिनसिनवार जाट, और भाई एक आपके मिलते हैं फौजदार जाट। कौन से? फौजदार जाट। ये दो जाट की श्रेणी है जो आपके कहां देखने को मिलती है? भरतपुर रियासत में। सर सिनसिनवार क्या है? तो एक चीज और बता दो भाई, सिनसिनवार जो है ना, ये जो भरतपुर के जो शासक थे, जाट रियासत थी डीग की, डीग से पहले ये सिनसिनवार के ही सामंत थे। ये याद रखना। क्या थे? सिनसिनवार एक डीग जिले का सबसे बड़ा गांव है जाटों का, और वैसे भी मतलब सबसे बड़ा है, जाटों का ही नहीं, मतलब वैसे ही सबसे बड़ा है आबादी क्षेत्र में। और भाई इसी सिनसिनवार गांव में इनकी सामंती थी भरतपुर रियासत से पहले। फिर उसके बाद में बदन सिंह जाट थे ना, महाराज बदन सिंह, उन्होंने क्या है यहीं से चूड़ामल, इस सिनसिनवार के क्या थे भाई? सामंत थे चूड़ामन। चूड़ामन का नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में बदन सिंह ने डीग रियासत की स्थापना करी। और ये जो सिनसिनवार रियासत है ना भाई, ये आपकी जयपुर के अंतर्गत आती थी। किसके अंतर्गत? जयपुर के अंतर्गत। और आपके जो सवाई जयसिंह दित्ती है ना भाई, उन्होंने सूरजमल को एक उपाधि दी थी ब्रज राजा के नाम से, याद रखना। सूरजमल को क्या दी थी? ब्रज राजा, ब्रज राजा। और ये ब्रज राजा कौन थे भाई? राजा सूरजमल, सूरजमल। और ये सूरजमल को उपाधि किसने दी? उपाधि किसने दी थी? जयपुर के सवाई जयसिंह सेकंड ने। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। मेले, मेले भी यहाँ पे बड़े अजीब हैं। हाँ, जो दिलों का मेल करवा देना वो वाले मेले यहाँ पे लगते हैं भाई। जैसे कि थाली भोजन का मेला, थाली भोजन का मेला इंपॉर्टेंट है भाई। ये अभी आपके राजस्थान एसआई के पेपर में भी पूछा गया था, जिस एसआई पेपर की आज चर्चाएं चल रही है ना चारों तरफ, मेरा बालम थानेदार चल जिप्सी, तो उन्हीं थानेदारों के एग्जाम में ये पूछा गया था कि भाई थाली भोजन, थाली भोजन थाली का मेला कहाँ लगता है? तो भाई ये लगता है आपके कामा में। कहा? कामा में। और कामा पहले आता था भरतपुर में, लेकिन अब डीग में आ गया है। तो अब आप आंसर क्या करके आएंगे? डीग जिले में। तो मेले देख लेते हैं भाई, यहाँ पे मेला, भोजन थाली मेला। ठीक है भाई, कहा? डीग जिले में, याद रखो मोटा मोटा, बस पहले भरतपुर में था, अब डीग में, बस एक मेला। दूसरा ब्रज यात्री मेला। ठीक है भाई, ब्रज यात्री मेला, 84 कोस की परिक्रमा, याद है ना भाई? 84 कोस की परिक्रमा, एक परिक्रमा दी जाती है जिसका 84 कोस नाम है। उस परिक्रमा का एक फेमस पड़ाव आता है आपका डीग जिले में, तो वहीं से शुरू होता है ब्रज यात्री मेला। ठीक है भाई, कहा? डीग। इसके बाद में भाई तीसरा फेमस मेला डीग जिले से निकल कर आता है गंगा दशहरा मेला। कौन सा? गंगा दशहरा, गंगा दशहरा मेला। ये भी भाई आपके डीग क्षेत्र में लगता है। सर जी आपने मेले तो बता दिए, लेकिन परीक्षा में तो काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये मेला कब लगता है। तो भाई घबरा क्यों रहे हो? भोजन थाली का मेला भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है, बता देना। भाद्र शुक्ल पंचमी।
सर जी, ब्रज यात्री मेला, माघ कृष्ण द्वादशी, यानी कि जिसको हम 12 बोलते हैं ना भाई गांव की भाषा में। हाँ भाई, आज कौन सी तिथि है? अरे भाई आज तो 11 है। अरे भाई आज तो 12 है, वही वाली। तो माघ कृष्ण, मार्ग कृष्ण द्वादशी से, द्वादशी से माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी तक ये आपका भरता है डीग में। गंगा दशहरे की बात कर ले तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी। कौन सी भाई? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी। ये लो भाई, हो गया। तो ये 3 आपको मेले याद करने, बस ज्यादा कुछ बता ही नहीं रहा, 3 मेले याद करने। हाँ, एक भाई फेमस मिठाई हो रही है यहाँ की। जब कला संस्कृति की बात करें तो मिठाई को कहाँ पीछे छोड़ देंगे, वो तो पहले चाहिए ना भाई। मेले में जाएंगे तो चाट पकौड़ी खाएंगे, तो मिठाई तो भाई पहले चाहिए। तो मिठाई के बारे में देख लेना भाई, डीग क्षेत्र की वैसे तो प्रॉपर डीग शहर से जो आपकी मिठाई फेमस है ना भाई, वो पेड़े हैं। लेकिन पेड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने की डीग क्षेत्र में आने वाले उपखंड या तहसील नगर के जलेबे फेमस है। नगर क्षेत्र या नगर तहसील के जलेबे वर्ल्ड फेमस है भाई, याद रखना। ये आधी आधी किलो, और जहां तक मुझे याद है 1-1 किलो तक का एक जलेबा होता है भाई, याद रखना, इसलिए बड़ी फेमस है। तो अगर मिठाई की बात करें ना, मिठाई तो इसमें 2 मिठाई याद रखना, डीग के पेड़े, डीग के पेड़े, ठीक है भाई, और दूसरा नगर के जलेबे, जलेबे, ठीक है। जलेबी का आदमी जलेबा, ठीक है, वही जलेबा यहाँ फेमस। सर जी, डीग क्षेत्र का परिवहन कैसा है? परिवहन की अगर हम बात करें डीग क्षेत्र से, तो भाई ये आपका सड़क और रेल मार्ग के द्वारा जो कनेक्टिविटी यहाँ से होती है, यानी कि जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं रेल मार्ग, ठीक है। देखिए भाई, पहले तो ये भरतपुर का एक मेन स्टेशन होता था डीग, लेकिन क्या है कि डीग अब जल महलों की वजह से फेमस है और अलग से जिला बन गया है। तो बहुत ही जल्दी इसको एक बड़ा रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा भी हो चुकी है। ये तो है करंट की बात। दूसरी बात देखिए कि सर अभी तक यहाँ क्या था, तो देखिए अभी तक जो आपका ये रेलवे मार्ग है ना भाई, डीग का रेलवे मार्ग, ये भाई आपका 5 रेलवे रेटिंग, रेलवे रेटिंग प्राप्त है। 5 रेटिंग आपको पता है ना, जो अति उत्तम या सबसे अच्छा होता है उसको 5 रेटिंग से मापा जाता है। 5 रेटिंग उसको दी जाती है, 5 रेटिंग से मापा जाता है। तो भाई इसको 5 रेटिंग भारतीय रेलवे के द्वारा मिली हुई है। और ये रेलवे स्टेशन आपका भारत के उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ये आता है, ठीक है भाई। इसके बाद में ये याद रखना कि ये भाई पूर्णतया मीटर गेज लाइन है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक कनेक्टिविटी होती है, इसकी मुख्य क्या है, तो डीग है ना भाई, ये आपकी अलवर, कौन सी? अलवर मथुरा रेलवे लाइन पर स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। तो लाइन अगर आपसे पूछी जाए ना कि भाई डीग कौन सी लाइन पर रेलवे स्टेशन आता है, तो डीग रेलवे स्टेशन आपकी आता है अलवर मथुरा रेलवे लाइन पर, ठीक है। स्पेशल स्पेशल कोई नहीं है भाई इसके लिए, अलवर से जुड़ा हुआ है और मथुरा तक है, उधर से मथुरा और है। इस पर भाई पूर्णतया मीटर गेज है, याद रखना। ये जो है ना आपका मीटर गेज लाइन से बना हुआ है, मीटर गेज लाइन है, और पूर्णतया विद्युतीकरण लाइन है, विद्युतीकरण, यानी कि विद्युत रेल इस पे चलती है, विद्युत यानी कि बिजली वाली लाइन है ये पूरी तरीके से। इसमें एक चीज आप ये याद रखना दोस्तों, इसमें पैसेंजर, पैसेंजर और सुपरफास्ट, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये दोनों तरह की रेल चलती है भाई। तो दोनों तरह की रेल कौन सी चलती है, एक तो आपकी चलती है भाई पैसेंजर में अलवर से मथुरा, ठीक है। एक चलती है आपकी जयपुर स्पेशल। कुछ ही ट्रेनों के नाम बताऊंगा भाई, ज्यादा के नहीं बताऊंगा। बीकानेर सुपरफास्ट, बीकानेर सुपरफास्ट, प्रयागराज सुपरफास्ट, इन सबका स्टॉपेज भी वही है सुपरफास्टों का। बाड़मेर सुपरफास्ट, बाड़मेर सुपरफास्ट, ये सब आपकी जयपुर से होते हुए अलवर और अलवर से सीधी मथुरा के लिए यहाँ होके निकलती है, ठीक है भाई। ये कुछ ट्रेन बताई मैंने आपको। परिवहन रोड की बात कर ले
तो भाई सड़क मार्ग में आपको यहाँ से कोई भी नेशनल हाईवे गुजरता हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके 2 स्टेट हाईवे जरूर मिल जाएंगे। SH-14, कौन सा भाई? SH-14। ये आपका सर कहां से कहां तक जाता है? तो भाई ये आपका भरतपुर से नारनौल, हरियाणा, यहां तक निकलता है भाई। और एक आपका आता है SH-45। SH-45 आपका भाई एक रामगढ़ तहसील है, रामगढ़ तहसील अलवर जिले की, ठीक है, यहां से शुरू होता है और ये आपका कहां तक निकल जाता है भाई? NH-45 भरतपुर, ठीक है। तो ये 2 मुख्य स्टेट हाईवे यहाँ देखने को मिलते हैं। नेशनल हाईवे यहाँ अभी तक कोई स्पेशल देखने को नहीं मिलता है। कि राजस्थान के डीग जिले में कृषि क्षेत्र का क्या हिसाब किताब है? तो राजस्थान में कृषि की 3 फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। कृषि के अंतर्गत 3 फसलों की यहाँ पैदावार होती है, रबी, खरीफ और जायद। तीनों तरह की फसल भी आपकी डीग जिले में देखने को मिलती है, यानी कि उगाई जाती है। कौन कौन सी उगाई जाती है भाई डीग क्षेत्र में? तो डीग जिले में आपकी हो गई रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक है। ये तीनों तरह की फसल आपको यहाँ देखने को मिलती है। भाई रबी की जो फसल है ना उसको उनालू बोलते हैं लोकल भाषा में, याद रखना, उपनाम उनालू की फसल। कौन सी? उनालू। और इसमें आपके भाई डीग क्षेत्र में कौन कौन सी बोई जाती है? इसमें सभी बोई जाती है। गेहूं आपकी बोई जाती है, जौ आपकी बोई जाती है, चना आपका बोया जाता है, सरसों की पैदावार आपकी होती है। सरसों का भाई केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये भी आपका भरतपुर में है ना, तो सरसों भी यहाँ उगाई जाती है। इसके अलावा मटर आपकी उगाई जाती है, अलसी आपकी उगाई जाती है, सूरजमुखी आपका यहाँ उगाया जाता है, सूरजमुखी। हालांकि अलसी और सूरजमुखी की जो खेती है ना भाई यहाँ निम्न तौर पर होती है। कौन से? निम्न तौर पर, इनकी यहाँ ज्यादा होती है, ये याद रखना, ठीक है भाई। और सबसे ज्यादा सरसों, अगर आपसे पूछे ना कि भाई सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है डीग क्षेत्र में, तो भाई सरसों और उसके बाद में गेहूं, और फिर तीसरे नंबर पे आपके जो आता है, चौथे नंबर पे चना आता है। ये याद रखेंगे क्रमवार तरीके से। अगर खरीफ की फसल देखें, स्यालू या सावणु, कौन सी? स्यालू या सावणु नाम आपकी खरीफ की जो फसल है इसका उपनाम है। जैसे रवि का है ना उनालू, ऐसे ही स्यालू या स्याणु ये आपका उपनाम है। अब देखिए भाई इसमें होती कौन कौन सी है, डीग क्षेत्र में कौन कौन सी होती है? तो डीग क्षेत्र में आपके देखो भाई ज्वार है, बाजरा है और मक्का है, कपास है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भाई याद रखना, सबसे ज्यादा होती है ज्वार, उसके बाद में होती है आपकी कपास, फिर होती है आपकी बाजरा, और बची कुची जो है ना भाई वो करते हैं आपके मक्का, ठीक है। ये आपकी होती है। जायद में क्या होती है? तो जायद में भाई आपके केवल यहाँ पे ककड़ी होती है। क्या होती है? ककड़ी। वैसे जायद में आपके तरबूज, तरबूज भी आता है, ठीक है, और आपके खरबूज भी आता है, खरबूजा, तरबूजा, ये भी आते हैं। मगर डीग क्षेत्र में आपकी क्या होती है भाई? व्यावसायिक फसल बोलते हैं, ज्यादा जो फसल होती है ना भाई इनको व्यावसायिक फसल बोलते हैं, याद रखना। इसमें सबसे ज्यादा ककड़ी होती है। अगर आप याद रखना चाहो तो ककड़ी के बाद में भाई यहाँ पे सिंगाड़ा भी होता है, बड़े क्षेत्र में होता है सिंगाड़ा, ठीक है। सिंगाड़ा की खेती बड़े क्षेत्र में होती है, लेकिन लोकल क्षेत्र तक ही सीमित है, लोकल में ही सीमित है सिंगाड़ा। ये आपकी कुछ फसलें बताइए कृषि से संबंधित डीग क्षेत्र से जुड़ी हुई। एक चीज याद रखना, अगर हम डीग क्षेत्र की कृषि की बात करें तो भाई प्रदेश की जो कृषि जलवायु है ना उसके अंतर्गत डीग क्षेत्र की कृषि क्षेत्र को हमने किसके अंदर रखा है? थर्ड बी के अंदर, थर्ड बी के अंदर। ये एक कैटेगरी है भाई जलवायु कृषि की, ठीक है। जलवायु कृषि की एक कैटेगरी है जिसमें हमने क्या रखा है? डीग को थर्ड बी रखा हुआ है, थर्ड बी कैटेगरी है, डीग को रखा हुआ है। डीग के अलावा इसमें आपका भरतपुर, अलवर, करौली, और भाई आपका अब नया जिला जो बना है ना गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी ये भी आता है। और नाम मात्र के लिए कुछ क्षेत्र आपका सवाई माधोपुर का आता है इसमें, नाम मात्र का। जो सवाई माधोपुर का क्षेत्र जो भरतपुर से लगता हुआ है ना, करौली भरतपुर से लगता हुआ है, वो वाला क्षेत्र नाम मात्र के लिए इसमें आता है, ठीक है भाई, ये याद रखना। इसमें भाई धौलपुर भी शामिल है आपका, है ना, क्या है? धौलपुर भी शामिल है, ये मैं भूल गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर का नाम मात्र का कुछ क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये मत भूल जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई, जो नए जिले हैं ना अब की बार जो भी पेपर होंगे वो नए 19 जिलों और 3 संभागों से भरे हुए मिलेंगे, देख लेना, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे। तो थर्ड बी कैटेगरी
कृषि की जो होती है उसके अंतर्गत हमने इसको रखा हुआ है डी जिले को। सर जी ये थर्ड बी जो आपने बताया ये हमारी समझ से बाहर है ना, जैसा कि आप लोगों की भी समझ से बाहर है, आप जो देख रहे हैं आपकी भी समझ से बाहर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो थर्ड बी कैटेगरी है ना ये होती क्या है। तो हमारा राजस्थान का कृषि विभाग है ना भाई, या कृषि जलवायु विभाग है, उसने इसको बांटा है वर्गीकरण के आधार पर, और इस श्रेणी में किस भाग को रखा जाता है, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। ठीक है भाई, और यहाँ पे जो खासियत है ना भाई, वो सबसे बड़ी खासियत ये है 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ देखने को आपको मानसून क्षेत्र में मिल जाती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है भाई। एक चीज याद रखना, ये जो है ना ये आपका राजस्थान में या राजस्थान का कृषि वर्गीकरण के आधार पर सबसे बड़ा कृषि वर्गीकरण के आधार पर सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है। यानी कि जब आप इसको पढ़ोगे ना भाई, राजस्थान कृषि क्षेत्र को पढ़ोगे, तो उसमें जो सबसे बड़ा आपको क्षेत्र मिलेगा वो थर्ड बी मिलेगा, जिसमें आपके कितने जिले शामिल है भाई, आपके 6 जिले शामिल हैं। अब देख लो 6 कौन से हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, करौली, गंगापुर सिटी। मुख्य रूप से तो ये 6, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, सवाई माधोपुर का थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलता है नाम मात्र के बराबर बस, क्योंकि वो जो टच है ना उसको ही देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है भाई। अब देखिए इनके अंदर वन क्षेत्र की अगर बात करें तो अलवर का है भाई सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य फेमस। भरतपुर का घना पक्षी, भरतपुर का घना पक्षी अभ्यारण्य या नेशनल पार्क। डीग का भी भाई कुछ क्षेत्र इसका घना पक्षी अभ्यारण्य भाई, अब इसका इसमें लग गया है, डीग में आता है। धौलपुर में तो भाई चंबल के पेड़ है, इतना कोई खास है नहीं इसमें। करौली और सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क है ना, वो है। गंगापुर सिटी भी उसी में शामिल हो जाता है। तो अगर यहां से देखें तो स्पेशल कोई नहीं है, तो आपका इसमें आ जाता है कौन सा, रणथंभौर नेशनल पार्क का क्षेत्र आ जाता है। पूरा नहीं आता भाई, पूरा तो आपका वहीं लगता है सवाई माधोपुर में। तो ये इसमें वन क्षेत्र आ जाते हैं, ये याद रखना है बस। कृषि क्षेत्र पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ एक, जो अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए ना उन सबका बाप बता रहा हूँ, याद रखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी तक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, ये उनका बाप है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हुकम चंद पाटीदार, जगदीश प्रसाद पारिक, ठीक है भाई। ये तो है मानपुरा, ठीक है, मानपुरा झालावाड़। और ये है भाई आपके अजीतगढ़ सीकर जिले के। एक भाई डिग्गी मालपुरा है जो टॉप में आता है, तो ये मानपुरा बोला है मैंने, मालपुरा नहीं बोला, याद रखना। मानपुरा झालावाड़ के अंदर है। डिग्गी मालपुरा, एक मालपुरा भी जगह है जो आपकी कहाँ आती है भाई, टोंक में आती है ना, याद रखना, भूल मत जाना। तो भाई ये दोनों आदमी है ना, ये अभी तक जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे उन सबके बाप है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों है कि भाई इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। कौन सा, पद्मश्री। राजस्थान से हैं दोनों भाई, दोनों राजस्थान से हैं। इन्होंने भाई पहला कारनामा राजस्थान की धरती पर करके दिखाया है। पूर्णतया जैविक कृषि के क्षेत्र में, मतलब जो ये खेती करते हैं ना भाई, ये 0.1% भी केमिकल का यानी कि रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खादों का उपयोग अपनी खेती में नहीं करते। इस वजह से मिला, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि भाई मरुस्थली धरती है, बिना रासायनिक खादों के उपयोग के यहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। इस तथ्य को इन्होंने चैलेंज कर दिया। तो इन्होंने क्या किया है भाई, पूर्णतया जैविक खेती के लिए इन्हें क्या दिया गया भाई, पद्मश्री अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये याद रखना। बाकी कृषि में अब इतना तो आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। अगर आपको सबसे बेहतरीन और सरल तरीके से पढ़ना है तो भाई आप हमारे चैनल को लाइक करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और आ जाओ नीरज सर के चैनल गुरु ज्ञान अड्डा भाई नीरज सर पर। हम भाई आपको क्षेत्र वाइज पढ़ा रहे हैं, क्षेत्र वाइज। दोबारा से रटने की याद नहीं है, दोबारा से पढ़ने की काम नहीं है, एक बार बस देख लो, पूरा कवर कर देंगे इसी में।
देखिए दोस्तों, पशुपालन की अगर बात करें, पशुपालन डीग क्षेत्र का, तो देखिए यहाँ भाई सभी तरह के जानवर पाए जाते हैं। ऊँट, गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, खच्चर वच्चर सब पाले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यतः जो यहाँ पाला जाता है ना भाई, मुख्यतः यहाँ पर भैंस पाली जाती है, भैंस, ठीक है। और कौन सी नस्ल की? मुर्रा नस्ल की। एक आपकी भैंस आती है बदावरी, जिसको हम बोली भाषा में बदावरी भी बोल देते हैं, बदावरी, ठीक है। ये दो नस्लें हैं भाई भैंसों की, ये यहाँ पाई जाती हैं भाई। इसका जो मुख्य स्थल है ना, जहां से ये निकली है मुर्रा नस्ल की भैंस, ये आपका मोगरी मोंट मोगरी जिला है। कहाँ पे भाई? पाकिस्तान में। यहां से ये नस्ल निकली है। और भदावरी है ना भाई, ये नस्ल कहां से निकली है आपकी? ऊपर से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब चूंकि जो मुर्रा है ना भाई, ये भैंसों की सर्वोत्तम नस्लों में एक है, सबसे उत्तम नस्ल है भैंसों की, सर्व उत्तम उत्तम नस्ल, एक नंबर पे आती है। और भाई अगर तीन बात करें तो ये भी उत्तम उत्तम नस्ल है, लेकिन ये आती है भाई राजस्थान में या भारत में कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर आती है, ठीक है। क्योंकि डीग जिला यूपी से टच करता है, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है ना भाई, वो पाई जाती है मुर्रा, और दूसरी पाई जाती है भदावरी, ठीक है। मुर्रा भैंस पाने का कारण, मुर्रा नस्ल पाने का कारण क्या है भाई? आपका जो कुम्हेर जिला है ना, कुम्हेर जिला, उस कुम्हेर जिले में आपका केंद्रीय मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र है भाई। क्या है? प्रजनन केंद्र, ठीक है। ये याद रखना। बाकी पशुपालन में कुछ ऐसा कोई खास नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि राजस्थान के राज्य पशुपालन मंत्री कौन है? कौन है भाई? बताओ जल्दी। कृषि मंत्री भी बता देना फिर, बता रहे हो तो। कृषि मंत्री कौन है? कौन है भाई कृषि मंत्री? बाबा, हमारे बाबा करोड़ीलाल मीणा, करोड़ीलाल मीणा, जिनका उपनाम क्या है भाई? बाबा। बाबा के नाम से फेमस है भाई। कौन सी सीट से एमएलए बनकर आए भाई? सवाई माधोपुर सीट से। कौन सी सीट से? सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से। वित्त मंत्री कौन है भाई? वित्त मंत्री, अरे कहां लिखू? यहां लिख देता हूं भाई। वित्त मंत्री, राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? बुझा दिया, दिया कुमारी। और कौन है भाई राजस्थान की दूसरी पहली, राजस्थान की पहली, मतलब पहली कैसे भाई? दो उप मुख्यमंत्री है ना, तो उन दो उप मुख्यमंत्रियों में पहली डिप्टी सीएम। विधानसभा क्षेत्र बता दो जल्दी से कमेंट में, मैं इतने यहां बता देता हूं। जयपुर का विद्याधर नगर, जयपुर, ठीक है भाई। किस किसने बता दिया? नहीं बताया? चलो मैं बता। गोरा राम कुमावत भाई, ये हमारे पशुपालन मंत्री है राजस्थान के, ठीक है। और भाई ये कहां से जीत कर आए हैं? सुमेरपुर विधानसभा सीट से। कहां आती है भाई? पाली में आती है। अच्छा एक मंत्री और बताओ यार आप मुझे, शिक्षा मंत्री और बता दो। मंत्रियों की बात चल रही है तो इंपॉर्टेंट मंत्री ही मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा फालतू के मंत्री नहीं बता रहा, इंपॉर्टेंट मंत्री बता रहा हूँ भाई, तो बता दो जल्दी से। शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री बता दो भाई जल्दी से, कौन है? मदन दिलावर है। कौन है? मदन दिलावर। किसने बताया था भाई? मदन दिलावर है, जिनावर नहीं है, नाम मत बिगाड़ो। मदन दिलावर कहां से है भाई? कोटा से, कोटा की रामगंज, रामगंज मंडी से। एक भाई रामगंज मंडी आपकी कहाँ है? रामगंज मंडी आपकी कहाँ है भाई? जयपुर में भी है, तो वो रामगंज मत समझ लेना, रामगंज कोटा से। भाई एक इंपॉर्टेंट, देखो मंत्रियों की बात हो रही थी, इंपॉर्टेंट और बता दो। इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान के सीएम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है वर्तमान में? विधानसभा सीट कौन सी है? बताओ जल्दी। नहीं, वेरी गुड, भरतपुर नहीं है भाई। भरतपुर के, भरतपुर की नदबई तहसील है ना, वहां से ये आपके रहने वाले हैं। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है ना भाई, विधानसभा सीट, वो आपकी जयपुर की, जयपुर की सांगानेर एयरपोर्ट, यानी कि सांगानेर विधानसभा सीट है भाई, याद रखना। फंसेगा क्वेश्चन, पांचों रख लेना, पांचों गारंटी है फंसेगा। नहीं फंसा ना तो फंसवा देंगे, क्या दिक्कत है।
ऐसी ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप हमें हमारे और आपके अपने गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर चैनल पर फॉलो करें, ठीक है? और जल्दी से बेल आइकन दबा दें। अगली क्लास तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।